नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 262 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओपियोइड विथड्रॉल सिम्टम्स? ओपियोइड विथड्रॉल सिम्टम्स के इलाज के लिए कौन सी दवा का प्रयोग नॉर्मली किया जाता है? मिथाडोन, डाइजिपाम, हेलोपेरिडोल, फ्लूजेटिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथाडोन। मिथाडोन is a long-acting opioid agonist used in the opioid detoxification and maintenance therapy to reduce withdrawal symptoms. मिथाडोन एक लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड एगोनिस्ट है जो ओपियोइड डिटॉक्सिफिकेशन और रख रखाव चिकित्सा में विड्रॉल के लक्षणों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिफेंस मैकेनिज्म is commonly seen in patients with paranoid schizophrenia? पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया वाले मरीजों में आमतौर पर कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म देखा जाता है? प्रोजेक्शन, डिनाइल, रिग्रेशन, रेशनलाइजेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोजेक्शन। इन पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया patients commonly use projection attributing their unacceptable thoughts or feelings to others. पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया में मरीज अक्सर प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं जिसमें वे अपने अस्वीकार्य विचारों या भावनाओं को दूसरों पर आरोपित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which drug is considered the gold standard for the treatment of bipolar disorder? बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज के लिए कौन सी दवा गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है? लिथियम, क्लोजापिन, सेट्रालिन, रिजरपेरिडोन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लिथियम। लिथियम इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बोथ मैनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which of the following symptoms is a key feature of delirium? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डिलीरियम की प्रमुख विशेषता है? Acute onset and fluctuating course, chronic memory loss, hallucinations only at night, lack of insight. Correct answer is option A, acute onset and fluctuating course. Delirium is an acute cognitive disturbance with sudden onset and fluctuating levels of consciousness, commonly seen in elderly patient. डेलेरियम एक तीव्र संज्ञानात्मक विकार है जिसमें अचानक शुरुआत में चेतना के स्तर में उतार चढ़ाव देखा जाता है और नॉर्मली यह जो पेशेंट होते हैं यह एल्डरली पेशेंट इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which personality disorder is characterized by excessive need for administration and lack of empathy? कौन सा व्यक्तित्व विकार अत्यधिक प्रशंसा की आवश्यकता और सहानुभूति की कमी विशेषता रखता है? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, साइजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जो कि नीड फॉर एडमिरेशन एंड लैक ऑफ एम्पैथी रखता है। नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर is characterized by an inflated sense of self-importance, a deep need for excessive administration, and a lack of empathy for others. नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में व्यक्ति को अपनी महत्ता का अधिक एहसास होता है जिससे अत्यधिक प्रशंसा की आवश्यकता होती है और वह दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the primary goal of cognitive behavioral therapy? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, एनालाइजिंग पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा, यूजिंग मेडिकेशन फॉर सिम्टम रिलीफ, एनकरेजिंग सोशल विड्रॉल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान और परिवर्तन, यह कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का प्राथमिक लक्ष्य होता है। CBT helps patients recognize and modify distorted thought patterns and develop healthier coping strategy। CBT रोगियों को उनके विकृत विचार पैटर्न की पहचान करने और उन्हें बदलने में मदद करता है, जिससे वे स्वस्थ मुकाबला रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which condition is characterized by a loss of interest in activities and persistent feelings of sadness? इनमें से कौन सी गतिविधियों में क्या होता है कि रुचि कम हो जाती है और लगातार व्यक्ति को उदासी की भावनाएं रहती हैं? तो ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है ऐसा किसमें होता है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया। तो जिसमें नॉर्मली आपको रुचियों में कमी हो जाएगी, गतिविधियां कम कर देगा आदमी, किसी में उसे इंटरेस्ट महसूस नहीं होगा और लगातार वह सैड रहेगा। तो ये जो विशेषता होती है ये होती है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज मार्क्ड बाय ए persistent sadness, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड चेंजेस इन स्लीप एंड एपेटाइट। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की यह मुख्य विशेषता है कि पेशेंट को लगातार सैडनेस महसूस होगा, वह अच्छा महसूस नहीं करेगा, उसको किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, किसी भी खेल में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, चेंजेस इन स्लीप, और उसका जो स्लीप पैटर्न है, उसका जो एपेटाइट पैटर्न है, भूख का जो पैटर्न है, वो भी उसमें भी परिवर्तन देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following medications is commonly used for the treatment of panic disorder? निम्नलिखित में से कौन सी दवा पैनिक डिसऑर्डर के इलाज के लिए आमतौर पर उपयोग की जाती है? एल्प्राजोलम, हेलोपेरिडोल, लिथियम, क्लोजापिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम is a benzodiazepine that helps reduce anxiety and panic attacks by enhancing the effect of GABA। एल्प्राजोलम एक बेंजोडाइजीपीन है जो क्या करती है, गाबा के प्रभाव को, गाबा मीन्स एक केमिकल होता है जिसके प्रभाव को माइंड में, ब्रेन में केमिकल होता है जिसके प्रभाव को यह क्या करती है, बढ़ाकर जो भी चिंता और पैनिक अटैक हो रहे हैं उनको कम करने में यह हेल्प करती है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्प्राजोलम। Which therapy is most effective for post-traumatic stress disorder? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के इलाज के लिए सबसे प्रभावी थेरेपी कौन सी है? एक्सपोजर थेरेपी, साइको एनालिसिस, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ग्रुप थेरेपी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्सपोजर थेरेपी एक ऐसी सबसे इफेक्टिव थेरेपी है जो कि उन पेशेंट में इफेक्टिव होती है जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसमें सही होगा। एक्सपोजर थेरेपी हेल्प्स PTSD patients by gradually confronting and processing their traumatic memories in controlled setting। एक्सपोजर थेरेपी PTSD रोगियों को उनके जो भी दर्दनाक अनुभव हैं, पेनफुल मेमोरीज हैं, ट्रॉमेटिक मेमोरीज हैं, उनको धीरे धीरे उनका सामना करना और उनको सामना करने के बाद उनको एक नियंत्रित वातावरण में रख करके उनको कम करने में यह मदद करती है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोजर थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which neurotransmitter is primarily involved in mood regulation and is targeted by antidepressant?
कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मुख्य रूप से मूड को नियंत्रित करता है और एंटी डिप्रेसेंट दवाओं द्वारा लक्षित किया जाता है? सीरोटोनिन, डोपामाइन, एसिटिलकोलिन, गाबा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सीरोटोनिन। एक ऐसा एंटी डिप्रेसेंट है जो कि मूड को रेगुलेट करने का काम करता है। Serotonin is a key neurotransmitter that affects mood, anxiety, and depression. SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors, work by increasing serotonin levels in the brain. सेरोटोनिन एक प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर है जो मनोदशा, चिंता और अवसाद को प्रभावित करता है। एसएसआरआई दवाएं मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाकर काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a typical symptom of mania in bipolar disorder? निम्नलिखित में से कौन सा बाइपोलर डिसऑर्डर में मानिया का सामान्य लक्षण नहीं है? इंक्रीज्ड एनर्जी, डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप, स्लोड स्पीच, रिस्क टेकिंग बिहेवियर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्लोड स्पीच, धीमी गति से बोलना। यह बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया का सामान्य लक्षण नहीं है, धीमी गति से बोलना, क्योंकि आदमी जब धीमी गति से बोलने लगेगा तो निश्चित बात वो मेनिया का पेशेंट हो ही नहीं सकता है। मैनिक एपिसोड्स आर मार्क्ड बाय ए रैपिड स्पीच, तो इसमें क्या करता है व्यक्ति? तेजी से बोलता है, तेज बोलता है। इंक्रीज्ड एनर्जी, और बहुत अच्छी उसके पास ऊर्जा भी होती है। वो ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा अपने आप को बाहुबली समझता है ऐसा व्यक्ति, और कुछ भी करने की अपने आप को सोचता है कि मैं इतने बड़े पत्थर को उठा लूंगा या इतने बड़े मकान को पूरा उठा करके दूसरी जगह फेंक सकता हूँ। इस प्रकार की बातें भी वो करता है। रिड्यूस्ड नीड फॉर स्लीप एंड इम्पल्सिव बिहेवियर, नॉट स्लोड स्पीच। उन्मादी एपिसोड में तेज गति से बोलना, ऊर्जा में वृद्धि, नींद की आवश्यकता में कमी और आवेगपूर्ण व्यवहार मीन्स इम्पल्सिव बिहेवियर देखा जाता है, ना कि धीमी गति से बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट्स? शिशुओं में डिहाइड्रेशन का सबसे आम कारण क्या है? फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, डिक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। तो बच्चों में जो डिहाइड्रेशन का सबसे आम कारण है, सभी लोग आप सब लोग परिचित होंगे अच्छी तरह से। डायरिया पूरे विश्व में निर्जलीकरण, बच्चों में निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा कारक माना जाता है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही है। Diarrhea is the leading cause of dehydration in infants due to excessive fluid loss. Oral rehydration therapy is the first line treatment. तो सबसे पहले क्या करना है? डायरिया हो जाए बच्चे को या किसी को भी हो जाए तो ओआरएस देना है। और ओआरएस शरीर में जो पानी की कमी होगी, जो भी इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगी, उसको पूरा करता है। ओआरएस और जिंक देने से बच्चों में डायरिया काफी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। What is the first sign of respiratory distress in an infant? शिशु में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का पहला लक्षण क्या होता है? साइनोसिस, ग्रंटिंग, नेजल फ्लेयरिंग या रिट्रैक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेजल फ्लेयरिंग, नाक का फैलना। यह रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का शिशुओं में पहला लक्षण होता है। नेजल फ्लेयरिंग is an early sign of respiratory distress in infants indicating increased effort to breathe. It is often followed by grunting and retraction. उसके बाद grunting और retraction देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी शिशु को श्वसन संकट का एहसास होता है या श्वसन की संकट मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, तो सबसे पहले उसका जो नाक है वो फैलने लगती है, जो कि इसका शुरुआती संकेत है। और बाद में जो अन्य संकेत हैं, जैसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है, उसके बाद घरघराहट है और रिट्रैक्शन है, ये बाद के लक्षण है। तो यहाँ पर चूंकि पहला संकेत पूछा गया था, तो ये होता है नेजल फ्लेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द अपगार स्कोर इज यूज्ड टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए न्यूबॉर्न। अपगार स्कोर नवजात शिशु में किसका आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेटस,
न्यूट्रिशनल स्टेटस, डेवलपमेंटल माइलस्टोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अपगार स्कोर डॉक्टर वर्जीनी अपगार ने दिया था और इसमें 5 पैरामीटर सम्मिलित होते हैं। तो इन 5 पैरामीटर्स में यहाँ पर एक पैरामीटर आपके सामने है, उसको आपको बताना है। तो 5 पैरामीटर्स में जो यहाँ पर है वो होती है कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेटस, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन भी होती है और कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेटस इसमें देखा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। The Apgar score evaluates heart rate, रेस्पिरेटरी एफर्ट, मसल टोन, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी एंड स्किन कलर। तो अपगार स्कोर में क्या होता है, 5 पॉइंट होते हैं। हार्ट रेट होती है, रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है, मसल टोन होता है, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी होती है और स्किन कलर होता है। सबको 2-2 अंक मिलते हैं, टोटल अंक 10 हो जाएंगे। और 10 में यदि अच्छा स्कोर माना जाता है तो यह 7 से के आसपास का स्कोर सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि 10 तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो और ये जो स्कोर होता है 1 से 5 मिनट के बाद, बर्थ के 1 से 5 मिनट के बाद किया जाता है, जिसमें असेसमेंट करते हैं। तो इससे यह पता लग जाता है कि बच्चे की स्थिति कैसी है, बच्चा हेल्दी है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड क्रूप इन चिल्ड्रन? बच्चों में हल्के क्रूप के लिए अनुशंसित उपचार क्या है? एक ऐसा ट्रीटमेंट आपको बताना है नॉर्मली, जो एक माइल्ड क्रूप हो बच्चों में, उसके लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स, कूल मिस्ट थेरेपी, ब्रोंकोडायलेटर्स, चेस्ट साइकोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा, कूल मिस्ट थेरेपी माइल्ड क्रूप वाले चिल्ड्रन में रिकमेंडेड ट्रीटमेंट होता है। Croup is a viral infection that causes upper airway swelling. Cool mist therapy helps reduce airway inflammation and ease breathing. क्रूप एक वायरल संक्रमण है जो ऊपरी वायुमार्ग में सूजन करता है। कूल मिस्ट थेरेपी सूजन को कम करने और सांस लेने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ एज पार्ट ऑफ द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, एमएमआर, वेरिसेला। इसमें जो जन्म के समय टीका दिया जाता है यह होता है हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा सबसे पहले बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस, इस प्रकार के टीके जन्म के समय बच्चे को लगाए जाते हैं। The first dose of the hepatitis B vaccine is given at birth to prevent perinatal transmission of the virus. Next question. A child with tetralogy of Fallot experiencing a TET spell, what is the immediate nursing intervention? टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट वाले बच्चे को टेट स्पेल होने पर सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होगा? Placing the child in a knee chest position, give intravenous fluid, administer antibiotics, provide oxygen therapy. Correct answer is option A. Placing the child in a knee chest position, बच्चे को घुटने छाती की स्थिति में रखें, यह सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट वाले बच्चे को टेट स्पेल होने पर। The knee chest position increases systemic vascular resistance, reducing right to left shunting and improving oxygenation. तो इसमें होता क्या है कि इस प्रकार की जब पोजीशन में रखते हैं नी चेस्ट पोजीशन, इससे इंक्रीज हो जाता है, क्या इंक्रीज हो जाता है? सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, रिड्यूसिंग राइट टू लेफ्ट शंटिंग, जिससे कि जो ऑक्सीजन इंप्रूव हो सके, यह पोजीशन उसमें यह हेल्प करती है, जिसको हम लोग कहते हैं नी चेस्ट पोजीशन। यह स्थिति संचार प्रणाली में दबाव बढ़ाकर हृदय में रक्त प्रवाह को सुधारती है और ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट्स? डेल्टॉइड मसल, वेस्टस लैटरलिस मसल, ग्लूटियल मैक्सिमस, बाइसेप्स ब्रेकाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेस्टस लैटरलिस मसल।
यह अनुशंसित होती है शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए। Vastus lateralis is the preferred site for IM injections in infants because it has a well-developed muscle mass and fewer nerves and blood vessels. Vastus lateralis मांसपेशियों में ऐसे बच्चे के लिए जो नवजात होता है या बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि वहां पर जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। जिस प्रकार से जब कम होती है तो इंट्रामस्कुलर देना वहां पर सेफ होता है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न? नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 20 to 30 breaths per minute, 30 to 60 breaths per minute, 60 to 80 breaths per minute, 10 to 20 breaths per minute। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 to 60 breaths per minute। यह नवजात शिशु की सामान्य रेस्पिरेटरी रेट होती है। A normal newborn breathes at a rate of 30 to 60 breaths per minute। Any rate above or below this range may indicate respiratory distress। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर 30 से 60 प्रति मिनट होती है। इससे अधिक या कम श्वसन दर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का संकेत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ ए फुल टर्म न्यूबॉर्न? एक फुल टर्म नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है? 1.5 to 2 kg, 2.5 to 4 kg, 4.5 to 5.5 kg एंड 1 to 1.5 kg। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.5 to 4 kg। यह एक फुल टर्म बेबी का वजन सामान्य होता है। A full-term newborn typically weighs between 2.5 and 4 kg at birth। Babies weighing less than 2.5 kg are classified as low birth weight। Next question, the most common cause of neonatal jaundice is breast milk jaundice, hemolytic disease, physiological jaundice, liver disease। Correct answer is option C, physiological jaundice। यह नवजात शिशु में पीलिया यानी कि जॉन्डिस का सबसे सामान्य कारण होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अकर्स इन मोस्ट न्यूबॉर्न ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन एंड इमीडिएट लिवर फंक्शन। इट यूजुअली रिजॉल्व्स विद इन 1 to 2 weeks। तो 1 से 2 सप्ताह में जनरली क्या होता है, बच्चों में यह ठीक हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उनको फिर इलाज की आवश्यकता पड़ती है। तो शारीरिक पीलिया या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एक ऐसा जॉन्डिस है जो नॉर्मली न्यूनेट्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट नियोनेटल हाइपोथर्मिया इज? नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, फ्रीक्वेंट फीडिंग, गिविंग वार्म फ्लूइड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। कंगारू मदर केयर KMC और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट helps regulate the baby's temperature and prevents hypothermia। कंगारू मदर केयर या त्वचा से त्वचा संपर्क शिशु के तापमान को नियंत्रित करने और हाइपोथर्मिया को रोकने में सहायक होता है।